दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ नगर निगम के वित्तीय संकट को लेकर पंजाब और हरियाणा की राजधानी की सियासत गर्म है। इस वित्तीय संकट का हल ढूंढने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक, जो कि पंजाब के राज्यपाल भी हैं, उन्होंने एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुला ली है। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने भी कल नगर निगम हाउस की स्पेशल मीटिंग बुलाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि जिस नगर निगम के वित्तीय संकट को गवर्नर तक को गंभीरता से लेना पड़ रहा है, उस नगर निगम की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर व पार्षद भी गंभीर हैं और निगम को इस संकट से निकालने में लगे हैं। चूंकि इस संदेश के पीछे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के राजनीतिक हित भी थे, तो भाजपा ने भी अपने राजनीतिक पैतरे का इस्तेमाल किया और मेयर द्वारा बुलाई गई नगर निगम हाउस की मीटिंग आर्थिक संकट पर चर्चा के बिना ही खत्म हो गई। लिहाजा इस पर भी खूब राजनीति हो रही है। कल हमने इस मीटिंग पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ नगर निगम का ये वित्तीय संकट आखिरकार कितना बड़ा है और जल्दी इसका हल नहीं निकला तो ये चंडीगढ़ पर किस तरह और कितना भारी पड़ेगा। ये वित्तीय संकट आया कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भाजपा इस वित्तीय संकट को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और वरिष्ठ नेता सुभाष चावला। चावला जी चंडीगढ़ के 2 बार मेयर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से 2 बार मेयर बनने वाले अकेले नेता हैं। इन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली को बेहद नज़दीक से देखा है और उसकी बारीकियों की गहरी समझ रखते हैं। इनके अलावा मेरे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ पार्षद सौरभ जोशी। जोशी जी नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं। मैं ए न्यूज ऑफिस पर चावला जी और जोशी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। सबसे पहले मैं सौरभ जी आपके पास आता हूं और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि चंडीगढ़ नगर निगम पर जो ये वित्तीय संकट आया है, ये संकट कितना बड़ा है और ये है क्या संकट बेसिकली? देखिए नीरज जी, आपके चैनल में हमारी कई बार इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन हुई, बल्कि कुछ दिन पहले आपने जो बैठक हमारे मेयर साहब ने, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से हैं, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग जो पिछले कल बुलाई थी, उसका रिगार्डिंग भी हमने डिस्कशन की थी। अब बात आती है, आपने मुद्दा रखा है वित्तीय संकट। अब वित्तीय संकट की घोषणा किसने की? वो की थी मेयर साहब ने 22 तारीख की मीटिंग बुलाकर। अब देखिए हुआ क्या कि वित्तीय संकट आया है, उसकी जानकारी किसको पास होती है? अगर घर पर वित्तीय संकट होगी तो घर के प्रमुख जो घर को चलाते हैं उनके पास ही होगी, बच्चों के पास तो नहीं होगी, परिवार के अन्य सदस्यों के पास तो नहीं होगी। अब वो कल जो बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमें स्पेशली कहा गया था, एक पेज आया हमारे पास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मेयर हैं कुलदीप जी, कि मैं वित्तीय संकट पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं, कल आप दोपहर को 2 बजे पहुंचे। अब हम सब लोग वहां पहुंचे। आप यकीन माने कि हम यही सुनने के लिए आतुर थे कि वित्तीय संकट कितना है, कहां है, कैसे है, जिसका सवाल सौरभ जोशी के पास ही नहीं बल्कि आम जन चंडीगढ़ के मन में भी आया। क्योंकि जब ये मीटिंग बुलाई गई तो ये सुर्खियां बनी कि चंडीगढ़ में वित्तीय संकट आ चुका है नगर निगम पर। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि कल मीटिंग में हमें एक शब्द नहीं पता लगा कि वित्तीय संकट किसके बारे में बात करना चाहते हैं मेयर साहब, और 15 मिनट में वो बैठक खत्म कर दी गई। तो वित्तीय संकट की जानकारी जिसने देनी थी उन्होंने नहीं दी। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि वित्तीय संकट के बारे में
जो मैं आंकलन लगा सकता हूं, क्योंकि तकरीबन पिछले 2 साल से मैं बजट को देख रहा हूं चंडीगढ़ के नगर निगम को, तो उसमें मैं पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज रहती है ग्रांट इन एड। ये ग्रांट इन एड वो होती है जो जीएसटी कलेक्शन सरकार करती है, वो नेशनल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाती है, उधर से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज को भेजती है। अब वो ग्रांट इन एड जो है, जो कलेक्शन टैक्सेस का हुआ होता है, उसमें से आपको कुछ परसेंटेज मिलता है जो माफी चाहूंगा फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। अब ये फाइनेंस कमीशन हमारे एक्ट में प्रोवाइडेड है। पहले उसका नाम दिल्ली फाइनेंस कमीशन होता था, अब उसका स्टेट फाइनेंस कमीशन नाम हो चुका है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग हमें जो नगर निगम को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हमें हिस्सा प्रॉपर नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बात आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, क्योंकि ये चर्चा का विषय हमेशा रहा है कि ग्रांट इन एड सेंट्रल सरकारें बहुत कम भेजती रही नगर निगम में। लेकिन आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि 2017 में 16-17 से जब से भाजपा के मेयर बने और 2022-23 तक रहे, तो 23-24 तक रहे, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो उन्होंने 2015-16 में 311.39 करोड़ ग्रांट भेजी पहली वर्ष हमको, और ये बढ़कर 2022-23 में 23-24, बल्कि अभी 23-24 का चल रहा है, 555 करोड़ हो गई। 311 करोड़ 2015-16 में, 2023-24 में, मतलब 8 वर्षों में बढ़कर 555 कर दी, यानी कि 244 करोड़ बढ़ा दिया गया। ये ग्रांट इन एड कभी इतनी बढ़कर, इतने परसेंटेज में बढ़कर कभी भी चंडीगढ़ के नगर निगम को नहीं मिली थी। अब आप बोलेंगे सौरभ ग्रांट इन एड की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रांट इन एड की सपोर्ट से ही वित्तीय जो संकट आते हैं उसके बादल को खत्म किया जाता है। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, कहते हैं आपने वो मुहावरा सुना होगा, आमदनी खर्चा खर्चा रुपया। अब आपने तो आज तक आकर ये कहा हमने तो 20,000 लीटर देना है, मुफ्त में देना है पानी का, हमने पार्किंग को फ्री करना है। और ये चर्चा अभी नहीं मैं कह रहा हूं, ये अभी 2 महीने पहले इन्होंने ये फिर से घोषणा की, इन्होंने पास कराया एजेंडा को कि हम चंडीगढ़ की जनता को, हम मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो बने हैं मेयर, उन्होंने इसको पास करवाया एमसी में कि हम चंडीगढ़ की जनता को मुफ्त में 20,000 लीटर पानी देंगे। अब वादा तो कर दिया, इलेक्शन लड़ा था, मैनिफेस्टो का पार्ट बना था, अभी शायद कांग्रेस के एमपी भी जीत गए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 20,000 लीटर हम मुफ्त देंगे और हम आपको पार्किंग भी फ्री करेंगे। लेकिन अब इतना समय निकल गया है, 6 महीना हो चुका है और इनके जो मेयर है उसका कार्यकाल खत्म होने आ गया है, तो अब उन्होंने क्या शिकूफा फेंक दिया आप सबके सामने? वित्तीय संकट। और मैंने आपको ग्रांट इन एड बता दिया कि 8 साल में जब से मोदी सरकार जब से आई है 244 करोड़ बढ़कर आया पैसा। तो मेरा सवाल तो सिर्फ इतना ही है कि अगर वो 244 करोड़ बढ़कर इतना आया, 200% इतना ग्रांट इन एड बढ़कर आया, तो वित्तीय संकट कहां से आया? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप अपना घर ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे, आपकी इनकम 1,000 रुपया है लेकिन आप खर्चा 10,000 कर रहे हैं, तो वित्तीय संकट तो आएगा। परिवार नहीं सौरभ जी, ये जो वित्तीय संकट है वो कितना है और कितना बड़ा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप ही नहीं समझना चाह रहे हैं, ये चंडीगढ़ की जनता पिछले 48 घंटे से समझना चाहती है, जब से ये सुर्खियां बनी है आम आदमी के मेयर के बयान के बाद, जब उसने ये बैठक बुलाई। मेरे ख्याल से आज हमारे जो एक और पैनलिस्ट आए हैं उनके दिमाग में यही है कि क्या वित्तीय संकट आ गया, हमें ये तो बताओ। वित्तीय संकट तो ये हमारे साथ में जो बैठे हैं सीनियर हैं हमारे काफी, सुभाष चावला जी, ये 2 बार महापौर रह चुके हैं, चंडीगढ़ को इन्होंने चलाया भी है। वित्तीय संकट कोई नई बात नहीं है यहां पर जो आती है नगर निगम में, लेकिन आपको खर्चों को बैलेंस कैसे करना है। अब आप मेरी बात समझिएगा, ये वित्तीय संकट सिर्फ एक बहाना है, ये बहाना बनाया गया है। ये बहाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि चंडीगढ़ की जनता को इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपको मुफ्त पानी और मुफ्त पार्किंग करके दिखाएंगे।
अब वो इनसे होना नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ये शिगुफा छोड़ दिया, जिसके कारण आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं वो अभी निकल के नहीं आया है। और आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के मेयर को इस पूरे मामले के लिए ब्लेम दे रहे हैं, वो एक अपनी जगह है। लेकिन मैं चलता हूं अब चावला जी के पास। चावला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप 2 बार मेयर रहे हैं और आपने चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली को बहुत नजदीक से देखा है, तो ये जो वित्तीय संकट है, ये जब आता है तो ये किस रूप में सामने आता है और किस तरह नगर निगम और चंडीगढ़ के विकास को और चंडीगढ़ को प्रभावित करता है? और अगर इसका जल्दी समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम और चंडीगढ़ पर किस स्तर तक इसका असर पड़ेगा? नीरज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा बर्निंग इशू जो शहर में इस वक्त बना हुआ है उसको लेके आपने मौका दिया हमें आपसे बात करने का। कल जब ये मैंने पढ़ा, परसों की मीटिंग मेयर ने ऐसे बुलाई है कि कोई वित्तीय संकट है, थोड़ी सी मुझे भी हैरानी हुई। और हमेशा कहते हैं ना, घर का जो पर्दा बना है वो बना रहना चाहिए। इस तरह अपने आप ही जाके हम लोगों में कहना शुरू कर दें कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, तो वो हम मजाक के पात्र भी कभी बन जाते हैं। अब संकट क्यों आता है? ये एक तरह से जैसे हम घर की मैनेजमेंट होती है कि या तो आमदन कम हो जाए, खर्चे बढ़ जाए, तब वित्तीय संकट आता है, या कुछ हमारा जहां से हमें पैसा मिलना होता है वो नहीं मिला। अभी मुझे तक ये कारण नहीं समझ नहीं आया कि ये संकट क्यों और कैसे इसको कहा जा रहा है कि संकट आया। जब हमारा एक एनुअल बजट बनता है तो उस बजट के साथ ही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें पैसा मिलना होता है वो तय हो जाता है। वो उसी वक्त आ जाता है कि कितना कारपोरेशन को मिलेगा, कितना कारपोरेशन ने अपनी आमदन करनी है और कितना एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमें भेजेगा। या तो मेयर साहब ये बताएं, लोगों को, जनता को बताएं कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पैसा पहले दिन तय किया था वो नहीं मिला। फिर तो हम माने कि जी प्रशासन जो है वो इसलिए कि दूसरी पार्टी की एक जो एलिगेशन लगा देते हैं कई बार कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, शायद वो ये वो एक तरह से उनकी बहुत ज्यादा फेवर ना करना चाहता हो। वो बात भी सामने अभी तक मेयर साहब या आम आदमी पार्टी नहीं ला पाई कि क्या वो ग्रांट इन एड में कुछ कट लगा दिया, वो भी नहीं है। अब जो संकट है नीरज जी, मैं उसमें कहूँ कि जब जब भी हमारे समय में प्रॉब्लम आती थी, सबसे पहले हम अधिकारियों के साथ अपने जो एक अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए हमेशा, और प्रशासन के साथ। मेरे टाइम में जब मैं पहली बार मेयर बना था तो उस वक्त तो गवर्नर थे, वो बीजेपी के नॉमिनी थे, जनरल जैकब। लेकिन मैंने सबसे पहले, मुझे मालूम था कि मेयर कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जब तक उनके गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेशन अच्छे नहीं है तब तक वहां से आप जो हमें कुछ एक्स्ट्रा मदद मिलनी है वो नहीं ले सकते। मेयर साहब ने एक बहुत पहले गलती कर ली, बनने के बाद इमीडिएट उन्होंने पुरोहित साहब, जो बनवारी लाल पुरोहित जी से, उनसे रिलेशन खराब कर ली। हमेशा जब भी कोई संकट आता है तो हम गवर्नर साहब के पास, एडवाइजर साहब के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसको दूर करिए। और ये नहीं है कि वो मदद नहीं करते आए आगे। मैं, मेरे समय में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मैंने कहा था कि मैं चंडीगढ़ में करना चाहता हूँ, जब मैंने उनको बताया कि इसकी जरूरत है तो उन्होंने मुझे अलग से भी पैसे दिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग है, ये हमारे शेड्यूल में नहीं थी, इसके लिए अलग से उन्होंने पैसा दिया। एक और प्रोजेक्ट था जिसमें वो रह गया बीच में, वो 4 जो अंडरपास बनने थे, उस टाइम गवर्नर साहब ने चिट्ठी तक भेज दी थी कि अगर आप इसको शुरू करेंगे तो इसका करीब करीब 400 करोड़ का खर्चा था, कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। अब जब आपने रिलेशन ही इतने खराब कर लिए, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए, मेयर ने, गवर्नर साहब ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं फलां जाति का था, फलां था, ये मेयर बनने के बाद ये इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी गलती मैं ये मानता कि ये होना नहीं चाहिए था। और जो कल मीटिंग बुलाई है उससे अच्छा होता मेयर साहब पहले अधिकारियों के साथ बात करते। जो बात मेयर साहब कह रहे हैं वो पॉलिटिकल मानी जाती है, और अगर अधिकारी सही मायने में बताते हैं कि हाँ वाकई हमें ये तंगी आ रही है और ये हमें मदद की जरूरत है सारे पार्षदों की, तब ये मीटिंग बुलानी चाहिए। इसको फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं। फ्लोर मैनेजमेंट तो आपकी पहले दिन से कमजोर है, एक भी मीटिंग सही में आप नहीं चला पा रहे। आपके कई मीटिंग में तो ये देखा कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर ही मेयर के खिलाफ हो जाते हैं।
कांग्रेस वाले जो है अलायंस पार्टनर है, वो भी कई बार उनकी कार्यशैली पे सवाल उठाते हैं। तो जो गंभीरता होनी चाहिए थी संकट में, अब सवाल है कि संकट मेयर साहब के कहने के मुताबिक है क्या। मुझे जो लगता है कि जो एक किट्टी होती है इस बजट में कारपोरेशन की अपनी आमदन की, शायद मुझे लगता है कि कारपोरेशन कहीं ना कहीं वहां पिछड़ रही है। कमल हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं जो हम बजट से बाहर जाके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मेरी जानकारी में भी है, सौरभ जी को ज्यादा होगा, इस वक्त भी करोड़ों रुपए पानी के बिल हमारे लोगों की तरफ पड़े, करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर हैं। बहुत से हमने, जैसे रोज आ रहा है कि हमने पार्किंग वालों से पैसे लेने हैं, हमने वेंडर से पैसे लेने हैं, वो करोड़ों में है। और उसके बाद हमारी बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी है जिसपे लोग कब्जा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमने कोई इसको, हालांकि कारपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमें कहती है कि प्रॉपर्टी उस वक्त बेचें जब बिल्कुल सिर से पानी ऊपर निकल जाए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी आज भी पड़ी है जिसपे अगर कारपोरेशन मेयर साहब अधिकारियों से बैठ के उसकी चर्चा करके उसको ऑक्शन में ले आए, उसको बेचे। इन्होंने तो रादर थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश की थी कि इतनी भारी जमीनें थी जो इस तरह उनका एक नया स्कीम लेके आगे थे जिससे बहुत भारी नुकसान होता, चलो रुक गया, सारी पार्टियों के काउंसिलर इकट्ठे हो गए। अब जब तक मेयर साहब या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये लोगों में पहले नहीं बताती कि इसके कारण क्या है, अगर आपका फेल्योर है, मान लीजिए आप कारपोरेशन के रिसोर्सेज को उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, ग्रांट तो आपको पूरी मिल रही है, अब रह जाती है, मैं राजनीतिक बात आपसे कर दूं, कोई भी देश के अंदर कारपोरेशन अगर स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के बिना वो नहीं चल सकती, अगर वो यूनियन टेरिटरीज में है तो केंद्र सरकार के बिना नहीं चल सकती। हमेशा कहीं भी आप किसी प्रदेश में चला जाए, जब भी चंडीगढ़ की कारपोरेशन रही, पवन बांसल जी उस वक्त थे, मैं मेयर था, तो सेंटर में थे, जब कोई जरूरत पड़ती थी तो हम एक्स्ट्रा जाके उनसे बात करते थे और कहीं ना कहीं से वो हल हमारा निकल आता था। इसी तरह पिछले 16 से बीजेपी की रही, सेंटर में सरकार उनकी है, आज भी उनकी है। या तो मेयर साहब इतना अपनी पार्टी से ऊपर बढ़ के जाके बात करते, वहां फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते जाके, बीजेपी के और जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करते, वो उनकी पार्टी नहीं उनको अलाउ करेगी। ये आम आदमी पार्टी है, वो छोटे दिल की है, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कि इनका अपना मेयर ही जाके कहीं जाके दिल्ली बीजेपी के किसी मंत्री से मिलकर बात करेगा जाके, ये तो उसको दूसरे दिन हटाने की बात करते हैं। तो ये चीजें अब भी जो है ना अधिकारी जी, ये जब तक लोगों के सामने समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि कुछ काम कॉरपोरेशन के लिए करने की जरूरत है पार्टी से उठ के। आज सबसे ज्यादा पानी की वेस्टेज चंडीगढ़ में, एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना है कि आप पानी का कितनी वेस्टेज अलाउ करते हैं। वर्ल्ड वाइज जो मैक्सिमम किसी को अलाउ है वो 12 से 13% है, कि जितने आपका पानी का सप्लाई और जितनी आपकी बिलिंग है 12-13% वो लीकेज अलाउ करते हैं। मैं इजराइल गया था, आप हैरान हो जाएंगे, उस देश में सिर्फ जो लीकेज है वो 5% है, और हमारे यहाँ कारपोरेशन में 42-43% तक लीकेज है। अब देखिए, अंदाजा लगाइए सौरभ जी खुद कि अगर 40-42% लीकेज है तो कितना रेवेन्यू हमारा लॉस हो रहा है। ये जरूरत है इन बातों पे हमें एफर्ट करने की। डिफॉल्टर जहां जाए उनसे पैसा लेना चाहिए, पेनल्टी बढ़ानी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स हमारा करोड़ों का पड़ा, हम छोटे छोटे लोगों को तो नोटिस भेज देते हैं, आपका अगर छोटा मकान है, फ्लैट है, उसको तो 1 मिनट से नोटिस चला जाएगा। लेकिन अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो ये सिर्फ लोगों पे नहीं है टैक्स, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे भी है, उस पर थोड़ा कम है, यूनिवर्सिटी पे है। सरकार की जितनी भी बिल्डिंगें हैं चंडीगढ़ में, प्राइवेट या सरकारी, उन सब के ऊपर टैक्स है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी 25-30% से ज्यादा उन बिल्डिंगों से पैसा आ रहा है। और तीसरी बात जो करने वाली है, सौरभ जी आप बैठे हो, मुझे तो लगता है कि मैं विश करूंगा कि जनवरी में आपका पार्टी का मेयर आ जाए। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा, एक ग्रांट इन शब्द एड बंद करना पड़ेगा। ग्रांट इन एड तब होती है जब हमारे कुछ शेयर से हमें एक्स्ट्रा मिले, उसको ग्रांट बोला जाए। हमारा सबसे पहले एक तय करना पड़ेगा, जब हमारे लिए फाइनेंस कमीशन बना हुआ है और उसकी एक ड्यूटी है कि हर 3 साल 4 साल के बाद वो आइडेंटिफाइड करता है कि चंडीगढ़ की आमदन कितनी है और कितने खर्चे जो हैं वो कारपोरेशन कर उठा रही है, कितने डिपार्टमेंट जो हैं वो कारपोरेशन के पास है। आपको याद होगा 96 में उन्होंने 12% दिया था, 17 में उन्होंने 18% दिया, फिर जाके 19 में फिर दोबारा आए तो उसने 24% कर दिया। अब मुझे जो मेरी जानकारी है कि इस वक्त उनकी जो रिकमेंडेशन 2020 में
वो 30% तक उन्होंने कह दिया था कि चंडीगढ़ के जितने काम हैं वो 30% काम कारपोरेशन कर रही है। तो उस हिसाब से वो रिकमेंड कर देते हैं कि जब 30% काम कर रही है तो 30% इनको शेयर भी दिया जाए, जो मेरे हिसाब से जब से कारपोरेशन मिली है आज तक वो शेयर पूरा कभी नहीं मिला, ना हमारे समय में मिला, ना पहले बीजेपी के टेन्योर में मिला और ना आज मिला। अगर हम उसी को इंश्योर कर लें, वो मैंडेटरी कर दें कि जो उनकी रिकमेंडेशन है वो पॉलिटिकल फैसला हो जाए ऊपर से कि ये चीज मिलनी है, तो मेरे हिसाब से आज जो चंडीगढ़ की जो आमदन है पूरी प्रशासन की, शायद वो 6,000 करोड़ से ज्यादा निकल चुकी है। ये आप अगर आरटीआई में मैंने एक बार डाला था, उसमें मुझे डिटेल दे दी थी, क्योंकि यहाँ बजटिंग नहीं होती, जितना पैसा आता है चंडीगढ़ का चाहे किसी भी शक्ल में आमदन आए वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में सीधा चले जाता है, वहां से जाके इसकी रीबजटिंग होती है, फिर वापस आता है। अगर वो पहले फैसला ओपन हो जाए कि कितनी आमदन है साल की, अगर 6,000 करोड़ है, मान लीजिए रफली, आप मुझे पूरा मालूम नहीं कि 2 साल में कितना बड़ा काम हुआ है, जीएसटी के बाद बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा, तो 30% के हिसाब से हमें 1,800 करोड़ रुपया हमारा शेयर बनता है चंडीगढ़। अगर उसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देती है तो वो ग्रांट इन एड नाम होना चाहिए। ये ग्रांट इन एड कह के, आपको याद होगा शायद एक बार फाइनेंस कमीशन आया था, अच्छा, जब तो उन्होंने पहला शब्द ग्रांट इन एड कहा तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे एतराज है इस पर, आप कोई एक्स्ट्रा चीज हमें दे रहे हैं तो उसको ग्रांट बोलिए। एड वही होती है ना, किसी की सहायता करना, सहायता करना। तो ये चीजें तय करनी पड़ेंगी कि जो हमारा पहले तो ड्यू शेयर है, फिर उसके बाद जो हमारे अपने वेस्टेज है, पानी की वेस्टेज है, पार्किंग की तरफ पैसा खड़ा है, वेंडर के पास है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और जो हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल लोग कब्जा करते जा रहे हैं। अब एक बड़े करंच पड़ा है मौली जगरा में, कितने बढ़िया बूथ बनाए थे हमने, आज तक अगर उसकी ऑक्शन नहीं कर पाए। ब्रिज मार्केट में हमारे कितने बूथ पड़े हैं, वो हमारी नहीं जा पाई। फिश मार्केट, आज वो करोड़ों रुपए की हम तय ही नहीं कर पाए। वहां अगर नहीं कोई लोग फिश के आते तो उसको लैंड यूज चेंज के लिए जाना चाहिए। इसके लिए जब तक पॉलिटिकल माहौल, एटमॉस्फेयर वहां कॉर्डियल नहीं होगा आपस में, उसमें डिस्कशन का वहां माहौल नहीं बनेगा, तब तक ये फाइनेंशियल क्रंच आता रहेगा, इसका हल नहीं निकले। ये सबसे पहले पॉलिटिकल माहौल वहां ठीक करना पड़ेगा, जो मुझे आम आदमी पार्टी से उम्मीद नहीं लग रही। क्योंकि जो आज के पार्षद हैं, मुझे माफ करना सारे पार्षद सुन रहे होंगे, हमारे समय में था कि हम कभी, कम से कम मैं अपने वार्ड के एजेंडों के बारे में कभी हाउस में डिस्कस नहीं करता। मैं सोचता था, कहता था कि अगले 5-10 साल चंडीगढ़ में क्या होना चाहिए, हाउस में डिस्कशन उस बात की होनी चाहिए। ये एजेंडे बनाना, एजेंडे का काम करना, ये हमारा नहीं है। हमारा तो एक सिंपल लेटर लिखना है कि जी मेरे वार्ड में ये काम है, करे, काम करके, काम करने के बाद रिपोर्ट करना काउंसलर को, जिम्मेवारी अधिकारियों की है। ये जो अधिकारियों ने काउंसलरों को आदत डाल दी अपनी फाइलें ले लेके पीछे घूमना, जाके काम करवाना, और उसके पीछे कुछ इंटरेस्ट भी होते हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता। अगर काउंसलर उन इंटरेस्टों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक उनके मन में ये नहीं आएगा कि हम प्लानर हैं, हम पॉलिसी मेकर हैं, हम जेई एक्शन नहीं है, हमारा काम नहीं है ये जाके सड़कों पे खड़े होके जाके ये करे। ठीक है, कभी कभी जाएं आप, जब आपको शिकायत मिले काउंसलर को कि जी वहाँ काम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन रोजमर्रा में कामों में जाके जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि 10 साल में चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितनी कारें होंगी, कारें की जरूरत है या नहीं है, पार्किंग कितनी होगी, अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिजली कितनी होनी चाहिए, प्रशासन आपको क्यों रिकॉग्नाइज करेगा जब आप ना तो उनको कभी जाके अपनी बात करते हो चंडीगढ़ के बारे में। शिकायत के अलावा मुझे पिछले 5-6 साल से, हम सॉरी, जब भी कोई डेपुटेशन गवर्नर या एडवाइजर के पास गया है, कभी कभी मुझे नहीं लगता कि मुद्दों पर डिस्कशन के लिए गए, एक दूसरे की शिकायत करने के लिए गए, कभी अधिकारियों की शिकायत करने के लिए, कभी भ्रष्टाचार का मामला है, ये है वो सारा। तो भ्रष्टाचार में तो फिर सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी भी उंगल उठा रहे हैं। तो ये कारण है नीरज जी, एक छोटा कारण नहीं है। और आप कहेंगे कि एक मीटिंग बुला ले, मीटिंग में क्या हो जाता, ना आपने किसी को बताया कि हमारे पास कितना फंड आया, कितना हमने खर्च कर दिया, क्या हमारे हैं, कितनी हमारा फेल्यूर है। और मैं समझता हूँ आज ये आम आदमी पार्टी के जो सौरभ जी ने ठीक बात कही, ये कुछ वायदे कर बैठे, उस वक्त वो वायदे एमसी कभी नहीं करती, वो स्टेट गवर्नमेंटें करती होती, वो वेलफेयर स्टेट होती हैं। कारपोरेशन का जो पहला फंडा है, किसी को पूछें अगर पहला मोटो है ना इसका, तो उसमें है यूजर हैज टू पे।
जितनी आप फैसिलिटीज लेंगे उसकी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये हमारा तय करना काम है कि हम पैसा रीजनेबल लें, ये नहीं कि अपने खर्चे जाके हम कंज्यूमर पे डालें। तो अगर ये कोई कहेगा कि कॉर्पोरेशन में बैठ के हम कोई चीज मुफ्त दे देंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल हो ही नहीं सकता। चाहे वो बीजेपी कोई कल को वादा कर ले, कोई कांग्रेस कर ले या कोई कर ले, कॉर्पोरेशन में हमें एक्ट ही हमें इस बात की इजाजत नहीं देगा कि हम कोई भी चीज किसी को फ्री दे दें। तो इन सारी बातों पे बहुत भारी काम करने की जरूरत है, तब जाके ये हालात ठीक हो। चावला जी, आपने ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, बताया कि ये जो वित्तीय संकट आया है उसके कारण क्या हैं। लेकिन एक सवाल अभी जो कि तो खड़ा हुआ है कि ये वित्तीय संकट आखिर है कितना बड़ा। और चूंकि आप एक अनुभवी मेयर हैं, 2 बार के आप चंडीगढ़ के मेयर हैं, तो अगर मान लीजिए ये जो वित्तीय संकट है अभी और इसका जल्दी समाधान नहीं हुआ, तो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर और चंडीगढ़ के विकास पर इसका क्या और कितने बड़े स्तर तक असर पड़ेगा? देखिए नीरज जी, जितना मर्जी कह लें, अभी भी कारपोरेशन के पास आज की स्थिति में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए हमें बहुत बड़े पैसे की जरूरत है। हमारे पास कारपोरेशन है, कोई भी हो हिंदुस्तान में, ज्यादा इनके काम मेंटेनेंस के काम इनके पास ज्यादा होंगे। जब हमारी हालात ठीक हो जाती है, जब हमारे पास पैसा आ जाता है कहीं से, तो फिर तब हम बड़े प्रोजेक्टों को हाथ डालते हैं। अभी हमारे पास रूटीन के काम है। और थोड़ा सा दायरा चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल कारपोरेशन का बढ़ गया जब से गांव शामिल हो गए। पूरा एरिया अब ऑलमोस्ट पूरा चंडीगढ़ जो म्यूनिसिपल एरिया है, अब कोई चंडीगढ़ से बाहर नहीं है, एक ये भी कारण है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें गंभीरता के साथ एक वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए, जो समय समय पर वो बैठे, बंद कमरे में डिस्कशन करे और वहां से कुछ हम किसी कंक्लूजन में पहुंचे भी वित्तीय संकट कितना है, कितना पैसा हमें इमीडिएट चाहिए, कितना हमें लॉन्ग रन में चाहिए, उसका एक हम ब्लूप्रिंट बनाएं और फिर जाके गवर्नर साहब से और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ये बातें करनी पड़ती हैं। आपको हर काम के लिए मेहनत और वहां अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। अब सोच के साथ कहना पड़ता है कि पिछले जो मेयर, जब से आम आदमी पार्टी के मेयर आए हैं, या कई बार हमारे टाइम में भी, बीजेपी के टाइम में भी, जो हाउस का माहौल बन जाता है कि हम वहां डिस्कशन का तो मुद्दा ही नहीं बन रहा। आप मुझे बता दीजिए कि सौरभ जी, माफी के साथ मैं कहूंगा कि पिछले 4-5 साल में कोई ऐसी रिपोर्टिंग अखबारों की बता दीजिए उन्होंने हमारी पॉजिटिव की हो। किसी ना किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा। कुछ पार्षदों का शायद वहां शौक है, मैं जो देखता हर बार, कि इस तरह का माहौल क्रिएट करो कि अखबार में फोटो छप जाए हमारी, मुझे लगे कि मैं ही बहुत अग्रेसिव हूँ। नहीं, बात करने के लिए 20, आप सौरभ बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं तो प्यार से तो बोलते हैं, लड़ाई के लिए तो नहीं 24 घंटे के आप गाली गलौज पे ही उतरा हो जाके दूसरों को जाके इस तरह गलत शब्दों का इस्तेमाल कर। ये माहौल कारपोरेशन में जब तक नहीं हटेगा, और मैं एक बार बताता हूँ, किसी अफसर ने कभी कहा है कि मेरी सैलरी नहीं मिली। अफसरों को ये सूट करता है? जो माहौल बन जाता है लड़ाई झगड़े वाला, हमारे टाइम में 4-5 दिन पहले अफसर फोन करते थे कि चावला जी जरा ख्याल रखना, मीटिंग आ रही है, अगर कोई शिकायत है तो बाहर ही बता लो। तो हम कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मुद्दों पे हम बात करेंगे। और मैं बताऊं, बहुत 7-7, 8-8 घंटे मीटिंग होनी, और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ लोगों ने बोलना। जब कोई बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोलता था। 7-7, 8-8 घंटे का रिकॉर्ड है, और इतने फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते थे, इतने बढ़िया रेजोल्यूशन का आगे एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते थे। उनकी नजर होती थी कि पिछले हाउस में क्या क्या डिस्कशन हुई है, उस पर हमने क्या इंप्लीमेंट करना है। आज कुछ है रिपोर्ट करने के लिए? लड़ाई झगड़ा, ये वो, कभी कभी मेंबर पार्लियामेंट के लिए शब्द कभी बोल दिए, कभी काउंसलर आपस में लड़ पड़े, कुछ धार्मिक बातें कभी आ गई, कुछ आ गई। ये माहौल ही एक कारण है कि ये जो फाइनेंशियल क्रंच जिसको बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन लगता है कि जो अपना कुछ फेलियर है उनका, आम आदमी पार्टी का, उसको छुपाने का एक तरीका है कि देखिए जी, हमने तो 20,000 लीटर पानी भी देना था, हमने फलां चीज भी सस्ती करनी थी। अब क्योंकि बीजेपी का गवर्नर है, बीजेपी की सरकार है, तो ये क्राइसिस उन्होंने पैदा किया है, इसलिए हाउस में से एक अपने हक में एक हवा बनाने का जो मुझे तरीका था, वो मुझे तो एक पॉलिटिकल स्टंट सा ही लगा कि ये मीटिंग बनाने का कोई फायदा नहीं था, जब तक आप उस पर प्रॉपर एजेंडा ना करें। फ्लोर मैनेजमेंट होती है। हाउस मीटिंग बुलाने से पहले हर मेयर करते भी थे कि अपोजिशन के 2-4 काउंसलरों को बुला लेते थे कि हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं, कहीं आपने जाना तो नहीं बाहर। उनको लगता था कि हाँ, मुझको कॉन्फिडेंस पे लेके बात कर रहे हैं।
फिर उनको बताया जाता था कि ये हम एजेंडे ला रहे हैं भाई, अगर आपको कोई इतराज है तो बाहर ही बता दो, हम इसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं। कई बार हमने एजेंडे प्रपोज किए, जब बीजेपी वाले साथी हमारे, उस वक्त मैं कांग्रेस में था, तो जब अपोज करते थे तो मैंने कई एजेंडे ड्रॉप कर दिए कि इसको हाउस में जाके शोर शराबे से अच्छा है कि इसको बाद में ले आएंगे, कभी इनसे इनसे राय कर लेंगे। ये माहौल नहीं है नीरज जी, ठीक है। तो ये क्राइसिस अभी मेरे हिसाब से अब जनवरी के बाद अगर कौन पार्टी का मेयर बनता है, कौन सा है, और एक नीरज जी और गड़बड़ होगी चंडीगढ़। कुछ भी पैसा लेना हो, मदद लेनी हो, उसमें मेंबर पार्लियामेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। यस, वही जो आदमी है वो जाके सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में वही बात करता है कि चंडीगढ़ में हमारे ये प्रोजेक्ट नहीं लाने, हमें इतना पैसा चाहिए, और वो जाके नवंबर दिसंबर के महीने में वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते थे, ताकि उस वक्त प्लानिंग बोर्ड होता था, प्लानिंग कमीशन होता था मिनिस्ट्री में। अब तो एक नीति आयोग बना दिया गया, तो नवंबर दिसंबर में मेंबर पार्लियामेंट वहां जाके अपने प्रोजेक्ट बता देता था, ताकि वो बजटिंग में सारी चीजें आ जाती। अब जो चंडीगढ़ में सेंटर में सरकार किसी और की और मेंबर पार्लियामेंट किसी और पार्टी का, ये चंडीगढ़ को बहुत भारी नुकसान हो गया। मनीष तिवारी जी जीते हैं, उनको बधाई, अच्छा होता फिर तो कांग्रेस की सरकार बनती तो ज्यादा इफेक्टिव होते। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने भी 4 साल रहना है, 5 साल आगे भी चलना है, और अगर मेंबर पार्लियामेंट ऑपोजिशन का रहा तो चंडीगढ़ को इसका बहुत भारी खमियाजा आने वाले सालों में भुगतना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा कारण है इस फाइनेंशियल क्रंच का। यस, ये होगा, और ये कल अकेला कारपोरेशन में नहीं, आने वाले समय में ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएगा, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट जब वहां पैरवी नहीं करेगा, वहां जाके पैरवी नहीं करेगा, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में करेगा, ना होम मिनिस्ट्री में करेगा, क्योंकि उसके लिए वहां उनको एटमोस्फेयर माहौल प्रो चाहिए। अब 4 क्वेश्चन, अब मनीष तिवारी जी आए नए नए, उन्होंने आके 4 क्वेश्चन डाल दिए उसमें पार्लियामेंट में। जितने भी प्रॉब्लम के लिए उन्होंने सोचा कि मैं नया आया हूं, मैंने लोगों से वादा किया, उन्होंने जाके क्वेश्चन डाल दिए। अब क्वेश्चन डालने का नुकसान हो गया चंडीगढ़ को, क्योंकि वो उन्होंने मना कर स्टेट दिया, में जवाब हो गया वहां से, जवाब मना करके वो। अब वो क्योंकि जवाब मिनिस्टर नहीं, वहां जवाब देते हैं अधिकारी, अधिकारियों ने जो फाइलें देख के जवाब देना है। पार्लियामेंट में हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी बैठा होता है ऊपर, वो जवाब देता है कि जी नहीं, हमारे अभी कोई नहीं है। उससे पहले कभी मैंने एक बार बंसल जी से बात की थी कि जी चंडीगढ़ के बारे में लोग कुछ कहते हैं कि बंसल जी वहां सवाल नहीं उठाते, तो कहते थे मुझे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे काम करने की जरूरत है, सवाल उठाने में तो गड़बड़ हो जाएगी। सवाल तो तब उठाना चाहिए जब ये लगेगी वहां फाइलों पे फैसला हो गया है, और फिर होम मिनिस्टर ने हाँ कर दी, तो लगेगा मुझे क्रेडिट मिलेगा कि बंसल जी ने सवाल उठाया था तो क्रेडिट मिला है। जब आपने सवाल उठा लिया, आपको ना ही मिलनी है, तो सवाल क्यों उठाया? फिर आपने उल्टा और नुकसान कर दिया। तो कई राजनीतिक कारण भी अभी धीरे धीरे आएंगे, और मैं बताऊं, राजनीति में कोई साधु संत नहीं होता। बीजेपी पार्टी कोई साधु संत नहीं है, वो नहीं चाहेगी किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट को सारा क्रेडिट जाए, वो या तो खुद क्रेडिट लेना चाहेगी। मैं इसलिए मैं किसी पार्टी से बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। ये समस्या तो अभी आने वाले समय में और आएंगी। अभी तो सौरभ जी, आपने शुरू में ये चर्चा की कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आम आदमी पार्टी ने जो ये फ्री पानी और फ्री पार्किंग का जो ये घोषणा की थी, वो लागू तो हो ही नहीं। अगर ये लागू हो जाती तो हम शायद सोचते कि ये सारा जो एक पैसा था वो ये उधर की तरफ डाइवर्ट हो गया, लेकिन चूंकि वो घोषणा लागू ही नहीं हुई तो वो पैसा तो कहीं उधर की तरफ डाइवर्ट हुआ नहीं, लेकिन बजट को मेंटेन करने का, खर्चे और इनकम को बैलेंस रखने का जो काम है वो अफसरों का काम है। तो क्या आप इसके अंदर केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही दोषी मानते हैं फाइनेंशियल क्रंच के लिए? क्या प्रशासनिक मशीनरी इसके लिए कोई दोषी नहीं है? मैं इंसान इसी सवाल का कर रहा था। आपने में से पहला सवाल जो रखा था वो रखा था कि हमारा एक्चुअल खर्चा कहां तक पहुंचा है, कि इतनी जो चर्चाएं चल रही है। तो थोड़ा जो मेरे पास फिगर्स आए मैं आपको बता देता हूं। जो रिसिप्ट्स हम कहते हैं, जिसमें हमें हमारी इनकम होती है कॉर्पोरेशन की, एक तो ग्रांट इन एड जो आई है 560 करोड़ जो हमें मिल चुकी है 2024-25 में, जो डेटा मेरे पास है, और हमारी खुद की रिसिप्ट्स है जिसपे पानी का, पार्किंग का, रोड का, ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट से जितना हमारा वेंडर से कलेक्शन करने के बाद, प्रॉपर्टी टैक्स से इकट्ठा करने के बाद 350 करोड़ रुपया हमारे पास इकट्ठा हुआ।
ये दोनों को अगर आप मिलाएं तो 910 करोड़ का हमारे पास रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट्स का मतलब हमारे पास इनकम हुई है। इनकम हुई। अब जो डेटा मैं नहीं जानता वो डेटा एक्चुअल कितना है कितना नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेटा आया है और वो भी किसी बार के माध्यम से ही पहुंचा था। तो उस पर उन्होंने कैपिटल हेड में जो खर्चा बताया 150 करोड़ का बताया है 2024-25 का, और रेवेन्यू हेड में 960 करोड़ का। तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो 1110 करोड़ बचता है। 910 करोड़ रुपए तो हमारी खुद का हो गया ग्रांट इन एड, और हमने जो पैसा कमाया 1110 करोड़ उस रेवेन्यू हेड के बारे में बोला गया। अब रेवेन्यू हेड में मेंटेनेंस वर्क होता है, जिसमें आप सड़कें बनाते हैं, जिसपे आप डेवलपमेंट के काम करते हैं। ऐसे ही कैपिटल हेड में भी आपका जो खर्चा निकलता है, जैसे आपकी सैलरीज वगैरह इस पर से निकलती है। अब आपको मैं अधिकारी जी जो चर्चा का विषय जो है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जिस प्रकार चावला साहब ने अपने बात को लेके, अपने एक्सपीरियंस को, अनुभवों को किस प्रकार उन्होंने पिरो के यहाँ पे बात रखी। हमें एक बात को तो समझना पड़ेगा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने कहा कि बजट को बनाने का काम अधिकारियों का है। यहां तक तो मैं आपकी बात को मानता हूं, सहमत हूं मैं आपसे। लेकिन आगे को 2000 अगर वित्तीय वर्ष जो आपके पास आ रहा है, अब 2024-25 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसका बजट की कॉपी हमारे पास बजट हमारे पास आता है और उसपे हम डेलिब्रेशंस करते हैं, हम उसमें अपने चीजों को ऊपर नीचे करते हैं कि ये जो हेड आपने बनाए हैं। अब हेड की चर्चा अगर हम करें तो अब मैं आपको बोलूंगा, जैसे सड़कों के लिए B&R में रोड डिपार्टमेंट का अलग से होगा खर्चा, पब्लिक हेल्थ का हेड अलग से होगा, MOH का अलग से होगा, स्ट्रीट वेंडिंग जोन का अलग से होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस का अलग से होगा, फिर स्टेशनरी का अलग से होगा, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो हमारे जो चलता है उसका एक अलग से होगा। ये हेड बने हुए हैं सबके, एक जिसमें एक हमेशा एक बड़ा विषय जो है, जो हमेशा चर्चा सुर्खियों में रहता है ना, वो है हमारा टूर का, एजुकेशन टूर का। वो एजुकेशन टूर का भी इसके अंदर हेड होता है। ये हमारे यहाँ नहीं, ये सब जगह होता है। तो ये हेड बने होते हैं। अब ये उस हेड में कितना खर्चा हमें इस वित्तीय वर्ष में करना है, इसके लिए बजट की कॉपी हमारे पास पेश की जाती है अधिकारियों द्वारा। अब वो आपकी समझ पर आता है। अब किसकी समझ होती है, किसने पेश बजट, यहाँ वहां पे तो केंद्र में और जो असेंबली में अगर कोई पेश करता है तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। नगर निगम में ये मेयर का होता है। मेयर देखता है कि उसको कौन कौन से हेड में कितना अमाउंट को ऊपर या नीचे करना है और मुझे कौन से प्रोजेक्ट को करवाना है। अब मैं बात वही रख रहा हूं, आज आप बोल रहे वित्तीय संकट आ गया, बजट आपने रखा। अगर आपने बजट बनाया था तो उस समय आपने ये क्यों नहीं नोटिस किया था कि इस हेड से हमें जो है जहां का खर्चा होगा उस खर्चे को आपको मिनिमम करना चाहिए था। चावला साहब ने कितनी अच्छी बात बोली कि इतने वर्षों से जो लीकेजेस हो रही हैं, पानी का बारे में बताया उन्होंने, फिर आपको इसके बारे में बताया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टर्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सरकारें, कॉर्पोरेशन, जिनसे अभी आपको पैसा देना है। आज ही मैंने न्यूज पढ़ा था, गोल्फ क्लब को वहां पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स आप डिपॉजिट करवाएं। ऐसे ही अगर आप आगे आ जाएं तो आपको नजर आएगा कि जैसे अभी इन्होंने चर्चा रखी थी कि सरकार सबसे बड़ा संकट जो है शहर के ऊपर, सबसे ज्यादा जो प्राइम लोकेशन में हमारी जमीनों में कब्जा कर रखा है। बार बार कहूंगा, ये मैं आपसे कल भी कहा था आपके इस मीटिंग में कि हमने बहुत तैयारी कर रखी थी लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया, चर्चा रखने नहीं दी गई। अभी जैसे चावला साहब ने कहा ना कि ऑल पार्टी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी मेयर को, ये मैंने भी मेयर को बोला, ये मैंने उनको समझाया है कि आप एक काम करें, एक अलग से मीटिंग बुलाएं, हर जो पार्टी के पार्षद हैं कुछ पार्षदों को बुलाओ ताकि हम उसमें बैठ के डेलिब्रेशंस करें। जो वित्तीय संकट की आप बात कर रहे हैं हम उसमें हम करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे एज पार्षद के नाते, क्योंकि हम भी चंडीगढ़ के पार्षद हैं। जितना चंडीगढ़ आपका है उतना चंडीगढ़ हमारा है। अगर वित्तीय संकट अगर है तो उसको हमें मिलके ही लड़ना पड़ेगा ना। अब मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास मेयर को करना पड़ता है कि सारी की सारी पार्टियों को, नेताओं को वो साथ चलाएं, लेकिन ऐसे नहीं कि खड़े हुए और नेशनल एंथम करके वो मीटिंग को खत्म कर दें। हमसे चर्चा तो करें। आज अगर मैं नीरज अधिकारी जी के चैनल पर ये चर्चा कर रहा हूं तो अगर ये समय कल सौरभ को वहां मिल जाता तो ये खुलासा कल वही हो जाता। प्रॉब्लम क्या होती है, ऑपोजिशन को लगता है कि जोशी जी अगर बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, तो वो सारी सुर्खियां ले जाएंगे। सिर्फ सुर्खियों के चक्कर में वो बात नहीं बोलने देते। आप मुझको बताएं, आप पिछले
तकरीबन 2 वर्ष से हम यहाँ पर बैठे हैं, तकरीबन 24 बैठकें हम कर चुके हैं। आप 24 बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। जो एजेंडा कॉर्पोरेशन जो भेजती है पार्षदों के पास, उनमें से कितने पार्षद एजेंडा उठा के हाउस मीटिंग में लेकर आते हैं? अगर वो लेकर आते हैं तो कितने लोग उसमें से पढ़कर बोलते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। चुनिंदा लोग हैं। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि मतलब दोष केवल अकेले केवल मेयर पर नहीं, जो हाउस के अंदर बैठे जो पार्षद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जब इस तरीके का संकट नगर निगम के सामने और चंडीगढ़ के सामने आता है तो जिम्मेदारी सामूहिक रूप से हर एक की बनती है। भाई साहब, वित्तीय संकट जब परिवार में आता है, परिवार का मुखिया देखता है मुझे किस परिवार के सदस्य से ये चर्चा करनी है, वो हर किसी से नहीं करेगा, पर वो मुखिया के आईक्यू की बात होती है। तो मुखिया हमारा मेयर है, मेयर का आईक्यू होना चाहिए, मुझे किस व्यक्ति से क्या बात करनी चाहिए। तो मैं बात वहीं खड़ी है, हमारा जो हाउस है वो मेयर चलाता है, ना कि पार्षद। तो मेयर को देखना है कि किन लोगों से कैसी चर्चा करनी है। चावला जी, आप चंडीगढ़ के बड़े और पुराने नेता हैं और राजनीतिक दाव पेचों पर भी आप अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ये जो वित्तीय संकट का जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष और पक्ष के बीच इस वित्तीय संकट को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो जो ब्लेम गेम शुरू करता है वो विपक्ष करता है, लेकिन यहाँ हैरानी है, ये तो मेरे साहब ने खुद ही शुरू कर दिया कि वित्तीय संकट है। तो ये तो काम विपक्ष की पार्टी का होता है ना, जी स्टेट की हालात ठीक नहीं है, ये है वो है, ये सारा कुछ में इन्होंने आप ही कर लिया। मैं आपसे सिर्फ बात ये कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत है, मैं आपको बताऊं, पहले आप सोचिए कि जिन्होंने भी एक्ट बनाया उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अब उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट को एक्स ऑफिशियो मेंबर क्यों बनाया? इसीलिए बनाया ना कि कारपोरेशन की फंक्शनिंग में, स्मूथ फंक्शनिंग में, फाइनेंशियल हालात ठीक करने के जो मुख्य भूमिका होती है वो मेंबर पार्लियामेंट की भी होती है। अब ये कारपोरेशन का कुछ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ रिजर्वेशन है, अलग अलग कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है। यहाँ पे पूरे पूरे पार्षद शायद उस आईक्यू के साथ नहीं आते चुन के, जिनको इन तरफ लगना चाहिए। हर आदमी की प्रायोरिटी यही होती है कि मैं चुन के आया हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने वार्ड की तरफ ध्यान दूं, अपनी कम्युनिटी की तरफ ध्यान दूं। लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों का, जो मेयर या दूसरे जो सीनियर कुछ लोग साथी होते हैं, उनका एक रोल बनता है कि 35 में से एक छोटा ग्रुप बना लिया जाए शुरू से। जैसे हम फाइनेंस कमेटी बनाते हैं, ये अब 1 साल की कर दी। ये जब मैं पहली बार मेयर बना था, ये 96 से शुरू थे, 5 साल की थी, इसकी टेन्योर 5 साल की होती थी। तो जो एक बार बन गया वो 5 साल रहते थे, और उसका फायदा भी था कि एक तो अफसरों को पता होता कि लगातार, हमें भी पता होता था कब मेंबर्स को कि 5 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट है। अब तो कई बार क्या होता है, 1 साल वाले पिछले एफएनसीसी ने क्या किया, अगली ने उसको पता नहीं होता था। उसमें कई बार अधिकारी भी छुपा जाते थे कि पिछली में क्या एजेंडा पास हुआ या क्या रिजेक्ट हो चुका है। अपनी मनमर्जी से उस वक्त एजेंडा मेंबर रिजेक्ट कर दे, दूसरी में फिर लाए, क्योंकि मेंबर बदल जाते थे। ये जरूरत है पूरे, जैसे सौरभ जी ने कुछ बातों की तरफ किया है, इशारा किया है। अब सही है कि आज के जो पार्षद हैं इस वक्त के, 1-2 को छोड़कर, आप मुझे बता दी, जब तक उसके हाथ में डिटेल रिपोर्ट नहीं आएगी वो क्या डिस्कस करेंगे वहां? पहले उनको बताना चाहिए, उनको एक डिटेल एजेंडा बना के भेजते, भाई आप देखिए इतना हमें बजट मिला, इतना हम खर्च कर चुके हैं, इतने 4 महीने में और इतने प्रोजेक्ट हमारे हैं, इतनी हमारी सैलरी देनी है और इतनी हमारी पैसे की शॉर्टेज है। अब इस पैसे का इंतजाम हमने करना है, उसके लिए मीटिंग बुलानी चाहिए थी। पहले कोई ब्लूप्रिंट तो दें। आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, जब हमें हमें तो चलो पुराने हैं, जो हमें याद आ रहा है वही डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर अगर मैं आपसे, आप मुझे आंकड़े पूछेंगे कितने हजार कितने करोड़, तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चलिए, आंकड़े तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन वित्तीय वित्तीय संकट सामने आ गया है और यह कह दिया गया है कि वित्तीय संकट है। और जो है चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, उन्होंने भी इस वित्तीय संकट को लेकर एक मीटिंग कल बुला ली है। तो अब वो शायद आंकड़े, हो सकता है प्रशासक के साथ की मीटिंग में जो होगा, शायद उसमें ये सामने आ जाएंगे। लेकिन आएगा ना, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप कल देखेंगे, जब प्रशासक के सामने अफसर जाएंगे ना, तो वो पूरा अपना बजट का पूरा खाका लेके जाएंगे।
खाका लेके जाएंगे। जब तक काउंसलरों के सामने कोई ऐसा कोई पेपर ना आते, कोई एजेंडा ना आता, इस मीटिंग का कोई फायदा ही नहीं था। और वो ये सही, मैं तो ग्रुप में कल मैसेज भेजा था बीजेपी वालों को कि अगर एजेंडा नहीं है तो आप जा क्यों रहे हो, टाइम खराब करने वाली बात है। आपने मुझे भी डाला था ये बात। जब जब आप पहले बताएं ना कि 200 करोड़ की जरूरत है, 300 करोड़ की जरूरत है, 500 करोड़ की जरूरत है, 100 करोड़ की जरूरत है, ये हमने इंतजाम कहां से करना है, ये तो बताएं ना। इसीलिए इसीलिए एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट सौरभ जी, कितनी शॉर्टेज है चावला पैसे जी, की? मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे किया कि आप जो है राजनीतिक दाव पेचों पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो ये इसलिए सवाल आपसे मैंने ये किया कि क्या ये वित्तीय संकट का जो मुद्दा है, ये नगर निगम में पक्ष और विपक्ष के बीच एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल ये किया जा रहा है, भाजपा को बदनाम करने की एक साजिश है कि शोर लोगों में डालें, काम ये हो नहीं पा रहे इनसे, बेफजूल के एजेंडे लाए पहले इन्होंने जाके, जिसका कोई अभी कोई मतलब नहीं बनता था। हर चीज अपने घर को देख के ही बजट पास किए जाते हैं, एजेंडे पास किए जाते हैं। अब इनको लगेगा कि 2 महीने के बाद हमें पूरे चंडीगढ़ को पूरे साल का हमें देना पड़ेगा हिसाब किताब। ये ऐसी बातें उठा उठा के ये बात कहेंगे कि हम तो बड़े गंभीर थे, ये स्थिति थी, बीजेपी ने हमारी मदद नहीं की, प्रशासन ने हमारा पैसा जानबूझ के रोक लिया, सेंटर ने मदद नहीं की। ये पॉलिटिकल स्टंट है, वित्तीय संकट कुछ नहीं है। ऐसी कई बार स्थितियां कारपोरेशन में आती रहती हैं, हमारे समय में भी आई, बीजेपी के समय में आई, लेकिन उसको हमने कभी शोर नहीं डाला। बाहर जाके गंभीरता के साथ कमिश्नर को बुला लिया, ज्वाइंट कमिश्नर को बुला लिया, एडवाइजर साहब के पास चले गए, वहां जाके डिस्कस किया और उसका पैसा मिल जाता है। सेंटर जब हम जेन्युइन आपकी बात को कैरी आप फॉरवर्ड करते हुए एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं एक बच्चा जब अपने पिताजी से जाके फादर से पैसा मांगेगा कि मेरी ये नीड है, अगर वो कहेगा मैंने मूवी देखने जाना है तो पापा कहेगा नहीं दूंगा। अगर वो कहेगा मैंने स्कूल की किताबें खरीदनी है, मैंने पढ़ाई में लेना है, मैंने लैपटॉप खरीदना है, मैंने वो, तो पापा कहेगा नहीं, इनको जरूरत है, इनको देने चाहिए। ये माहौल बनाना पड़ेगा। वहां जाके एक जाके बात तो उनके आगे रखे ना कि हमें इतनी जरूरत है, हमें इस चीज के लिए पैसा चाहिए। नीरज जी, ये है ही नहीं, जी ये सौरभ जी, सोच ही नहीं। जी सौरभ जी, नीरज जी 2018, 19 और 21 में जब सारे गांव हमें दे दिए गए थे एमसी को, उस समय एकदम 120 करोड़ का हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्रंच आया था। और उस समय की जो एमपी साहिबा थी वो थी किरण खेर। उनसे अनुरोध किया हमारे मेयर्स ने, उस समय दीदन मेयर जो थे, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि मैडम इसके बारे में जरा आप चर्चा करें सरकार से, और आप गवर्नर साहब से चर्चा करें। ये ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको केंद्र सरकार में, ये गवर्नर साहब के लेवल का है। और उन्होंने उनसे चर्चा करने तक जब ये विषय उठाया गवर्नर साहब के पास, आप यकीन मानेंगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, फाइनेंशियल क्रंच उस समय भी आया, जैसे चावला साहब बोल रहे हैं, पहली बार नहीं, हमेशा आता है। फिर वो गांव आए तो 120 करोड़ रुपए जारी किए गवर्नर साहब ने, और सड़कों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ अलग से दिए उन्होंने। और आपको याद होगा उस समय उन्होंने कह दिया था कि कम्युनिटी सेंटर अब जब तक ये वित्तीय आपका ठीक नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी। अब वापस हमारे पास आ गया वो। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, इस समय हमारे एमपी साहब का काम बनता है असली। मेयर अलग हैं, काउंसलर्स अलग हैं, हमारे सबसे बड़े चुनिंदा जो 10 लाख जनता के नुमाइंदे, हम तो कुछ हजारों के हैं, वो 10 लाख चुनिंदों के हैं, वो कहां हैं? उनको इस समय आगे आना चाहिए। उनको गवर्नर साहब से बात करनी चाहिए जाकर कि आपके पास जो फंड पड़े हैं वो फंड थोड़े इस पे एलोकेट कीजिए, ताकि ये जो फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है वो थोड़ा ठीक हो। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई, आपने मीटिंग बुलाई आम आदमी पार्टी के मेयर ने, और मुझे तो ये भी पता लगा है कि ये मीटिंग बुलाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष ने और उनके साथ कुछ पार्षद गए थे, उन्होंने करवाई है। और मैं हैरान हूं कि एमपी साहब उस मीटिंग में नहीं थे। तो जब एमपी साहब नहीं थे तो उस मीटिंग को आपको बुलाना नहीं चाहिए था, ये मेरा एक मत है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, 120 करोड़ रुपया 2018, 19, 21 में हमारी एमपी साहबा लेके आ सकती है। तो मुझे यकीन है कि अगर ये बात एमपी साहब अगर गवर्नर साहब से मिले और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से चर्चा करें, जो आने वाला प्रपोज्ड हमारा 2025-26 का जो है, उसमें हमें वित्तीय संकट के बारे में फिर से डिस्कशन ना करनी पड़े। ये मैंने आपकी जानकारी दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकालने के लिए।